प्यारे बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री के इस नए सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हम लोग आज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के इस नए सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे और प्रयास करेंगे केमिस्ट्री के इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का। उससे पहले कुछ बातें ज्ञान की हो जाए कि हम लोग जिस प्रकार के कर्म करते हैं हमारा भविष्य उसी पर टिका होता है। ये मैंने पिछले दिन आपको बताया था। तो हमारा प्रयास जो है वो बेहतर से बेहतर अगर प्रत्येक दिन होता जाए तो हमारा जीवन और भी आसान हो सकता है। यानी कि अगर हम प्रत्येक दिन यह निर्णय लेकर चलें कि हम पहले से अच्छा काम करने का प्रयास करें तो धीरे धीरे कर आपका जीवन जो है वो सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग रसायन शास्त्र के इस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के तीसरे अध्याय में जुड़ते हैं। देखते हैं आज के इस सेशन में क्या कुछ आपके लिए हम जुटा कर ला पाए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे पसंद करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन दो या दो से अधिक सबस्टांसों के मिलने से होता है। और इसमें मिलने का अर्थ ये होता है कि एक सबस्टांस का जो एटम होता है वो दूसरे सबस्टांस के एटम को रिप्लेस कर देता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल जाता है और एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते थे। आपने देखा था इसमें कि हमने दिखाया, आपको बताया था कि Na और Cl के बारे में दिखाया था आपको, ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ था। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जिंक के साथ में H2SO4 का रिएक्शन हमने करवाया था और जिंक सल्फेट बना था प्लस हाइड्रोजन गैस बना था। इसके बारे में चर्चाएं हुई थी कि यहाँ जिंक अकेले है और उसने सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन करके जिंक सल्फेट नाम के एक नए पदार्थ का निर्माण किया था। ये था केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, क्योंकि उसका लास्ट टॉपिक जो रहा था हमारा वो केमिकल इक्वेशन ही था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। जब हम लोग रिएक्शन के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम किसी भी पदार्थ को जब लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि जिंक मेटल्स reacts with sulfuric acid and prepare zinc sulfate and हाइड्रोजन गैस। देखिए हम लोगों ने लैंग्वेज में इसको लिखा है अभी कि जिंक मेटल जो है इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाते हैं। तब हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिल रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो इतने बड़े शब्द में अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। हम लोग आसान से आसान जीवन चाहते हैं। तो जब कभी हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए किसी एक ऐसे तरीके का प्रयोग करें जहाँ सिंबल और नंबर का प्रयोग किया जाए तब उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जिंक मेटल के लिए हम लोग Zn लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम लोग अगर H2SO4 लिख देते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं तब जाकर हमें प्राप्त होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तब यह कहलाता है केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग सिंबल का प्रयोग करते हैं, नंबर का प्रयोग करते हैं, किसको दिखाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, ताकि वो और आसानी से हमको समझ में आए। यानी कि ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए हम सब चीज़ को उसी तरह से उतार रहे हैं। यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस इन विच वी यूज सिंबल एंड नंबर्स फॉर ऑफ सबस्टांस। यानी कि अगर हम सबस्टांसेस के सिंबल और नंबर्स का प्रयोग करते हैं किस चीज़ को दिखाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, तब यह कहलाता है क्या चीज़, इसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी कि रासायनिक समीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया को दिखाते हैं।
ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया को दिखाते हैं उसके सिंबल और नंबर के रूप में, यानी उसके चिन्ह और संख्या के रूप में दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप अभी चिन्ह दिए हैं, हमने जिंक पूरा नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया उसके बदले में, ज़ेड लिख दिया। हमने सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा यहाँ नहीं लिखा, बल्कि उसके बदले में हमने उसका क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। और इधर भी हम लोगों ने इसी तरह का काम किया है। आपको तो पता ही होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ़्ट साइड में होता है रिएक्टेंट्स और राइट साइड में होता है प्रोडक्ट्स। ये आपको हमने पिछले क्लास में ही बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। यानी कि यह क्या है, एक प्रकार का लिखने का तरीका है। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है। देखिए वही चीज़ हम यहाँ भी लिखे हैं, वही चीज़ यहाँ भी लिखे हैं। तो यानी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल के रूप में लिख दें, वही हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन जब हम लोग मैथ्स का बनाते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं ना, बराबर के दो तरफ दो तरह के वैल्यू रखते हैं। बस ऐसा ही समझ लीजिए कि हम लोग न्यूमेरिकल फिगर में जब हम लोग इसको लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, तब कहलाएगा ये केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह कह सकते हैं हम लोग कि इतने बड़े शब्द को कितना में छोटे में प्रस्तुत कर देना, यानी कि केमिकल इक्वेशन को यह भी कह सकते हैं ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा क्या ये फॉर्म है, इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये हो गया न्यूमरल्स और सिंबल वाला, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरल केमिकल इक्वेशन या सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, जिसके बारे में आपने अभी देखा है। दूसरा है वर्ड इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन। इसको भी हम लोग देख सकते हैं ऐसे, अगर हम चाहे तो इसमें हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। देखिए इसको हम लिख के दिखा रहे हैं आपको अभी। देखिए हम अभी वर्ड इक्वेशन में लिख के दिखा रहे हैं आपको। किसको कहता है वर्ड इक्वेशन, आप आसानी से समझिए इस चीज़ को। तो वर्ड इक्वेशन कहा जाता है, ये देखिए जिंक है तो इसको हम ऐसे लिखे हैं जिंक प्लस, इसको हम लोग लिखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एरो दिए हैं, इधर लिखे हैं जिंक सल्फेट और इधर लिखे हम हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देख रहे हैं ना आप लोग कि दो तरह की चीज़ें आई। एक आया जब सिंबल के रूप में लिखे तो उसको हम लोग न्यूमरल या सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन कह रहे थे। दूसरा आया वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, उस शब्दों को लिखकर वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले आपको उसके कुछ चिन्हों को जानना ज़रूरी है। देखिए उसमें कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भी आप इक्वेशन वगैरह बनाते हैं अपने मैथ्स में, आप जब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन में आप देखते हैं कि प्लस का यूज़ किया जाता है, माइनस का यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लाई का यूज़ किया जाता है, डिवाइड का यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसमें। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ये भी एक प्रकार का इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा आपको। अगर आप केमिकल इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ देख लेते हैं या इस तरह का लिखा हुआ देख लेते हैं, ठीक है, तब समझ जाएंगे कि वो जो है वो पदार्थ जिसके आगे ये लगा हुआ है वो किस अवस्था में है, वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अगर पदार्थ के आगे में एल लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे वो लिक्विड स्टेट में है। अगर पदार्थ के आगे में एस लगा हुआ दिखाई देगा तो समझ जाना है कि वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि वो पदार्थ कैसा है, ठोस है, ठीक है। ये देखते जाना उसमें। अगर पदार्थ के आगे ए क्यू लगा हुआ दिखाई देगा आपको तो आपको समझ जाना है कि वो एक्वस है, एक्वस स्टेट में, ठीक है। देखते जाना। अगर पदार्थ के आगे में DIL लगा हुआ दिखाई दे तो आपको समझ जाना है डाइल्यूट स्टेट में है। डाइल्यूट करने का मतलब है आप अपने घरों में जब दाल बनाते होंगे तो दो तरह का दाल कभी कभी बनता होगा। एक
पूरा का पूरा पतला दाल बन जाता होगा, जिसमें दाल की मात्रा कम रहती होगी, पानी का मात्रा ज़्यादा। ऐसे पदार्थों को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे लिक्विड को हम लोग डाइल्यूट करते हैं। और जिसमें अन्य पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, उसको हम लोग कॉन्सनट्रेटेड करते हैं। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने देखा होगा, आपके आसपास में कहीं मिठाई वगैरह बनता होगा तो वहाँ देखते होंगे कि आधे बोरे चीनी को एक कढ़ाई में डाल दिया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है थोड़ा सा, और धीरे धीरे जा करके उसका घोल बनाया जाता है। वो कॉन्सनट्रेटेड घोल है, वो एक तरह से वो कॉन्सनट्रेटेड अवस्था में है। वहाँ चीनी की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि आपके घरों में एक जग पानी में 4-5 चम्मच चीनी डाला जाता है। इस समय में चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूट अवस्था में है। तो डाइल्यूट का मतलब होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होना, कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है पानी की मात्रा इसमें कम होना। तो जहाँ ये लगा रहेगा आप इन दोनों से पता कर लेंगे। इसके अलावा कहीं अगर इस तरह का साइन दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि कुछ ना कुछ बचा है। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था प्रेसिपिटेट के बारे में। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बचा हुआ भाग, अवशेष वगैरह सब। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। अगर इस तरह का लगा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि उसमें गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको दे देगा, अभी तुरंत हमने एक एग्जांपल दिया था कि Zn प्लस H2SO4 और ये होता है ZnSO4 और प्लस H2। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो समझ जाना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन भी रहा है और ये वातावरण में मिलने को आतुर है, मिलने को बेचैन है बेचारा। अगर इस तरह का लगा रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना है आपको, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में हीट का प्रयोग किया जाना। ठीक है, अगर कहीं पर आप एच भी लिखा हुआ देख लेंगे, इसका मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में लाइट का प्रयोग करना। याद कीजिए, एक फोटोसिंथेसिस वाला एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग करते हैं CO2 6CO2 प्लस 6H2O, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं C6H12O6। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्लोरोफिल देते हैं और यहाँ पर H भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, H भी का मतलब होता है कि यहाँ पर लाइट का होना अनिवार्य है। तो ये कुछ सिंबल है जिसका प्रयोग आपको करना होगा, आपको देखना होगा। किसी भी अगर सॉल्यूशन में या किसी भी अगर इक्वेशन में अगर ऐसा दिया रहे, फॉर एग्जांपल देखिए अभी हम लिख रहे हैं, इसमें आपको ये भी ध्यान देना है NaOH प्लस HCl। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरह की चीज़ें दी हुई है, अगर इस तरह की चीज़ है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। ठीक है, आप जानते होंगे इसके बारे में, ये एक प्रकार का बेस है और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपके पेट में भी पाया जाता है और भी बाहर में भी आसपास में भाई कई चीज़ों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर HCl का हमने जिक्र किया, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा यहाँ S लगाएं तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं ये सॉलिड स्टेट वाला है, और HCl यानी L लगाएं यहाँ पर, यानी किस अवस्था में, ये लिक्विड स्टेट में है ये। ठीक है, और उससे जो बनता है वो NaCl, ये भी सॉलिड बना है, और H2O बन रहा है, ये लिक्विड बना है। तो आप इसको ईजी से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कतें ना आएँ इसमें। तो ये पूरा का पूरा संकेत जो हम दिए हैं आपको, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो हैं इनके कितने रूप हैं। तो जनरली अगर बैलेंसिंग नेचर के आधार पे देखा जाए, बैलेंसिंग नेचर के आधार पे, तो इसके आधार पर इसके दो रूप है। पहला का नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा,
एंड प्रोडक्ट्स, सॉरी इस रिएक्टेंट यानी कि एटम ऑफ, ये देखिए एटम के लिए हम अभी प्रयोग किए हैं, एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपको अभी हम दिखाने वाले हैं फिर से उसी उदाहरण से, NaOH लगा हुआ है प्लस HCl दिया हुआ है, इसमें देखते हैं हम लोग NaCl हो रहा है और प्लस H2O हो रहा है। देखना ध्यान से देखिए आप अभी इसको, तो इसमें आप हमको बताएंगे अभी। चलिए ये वाला हिस्सा जो है ये तो रिएक्टेंट है और ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में आपको देख के बताना है कि प्रोडक्ट ये जो सॉरी ये सोडियम जो है, सोडियम इधर कितना है, तो सोडियम की संख्या इधर 1 है, उधर भी देखते हैं सोडियम की संख्या कितनी है, तो इधर भी 1 है। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इधर, तो इधर 1 है, चलिए अच्छी बात है। उधर देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर भी 1 ही है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर 1 और 1 दोनों मिलकर 2 है। इधर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 2 है। फिर देखते हैं क्लोरीन की संख्या कितनी है इधर, तो क्लोरीन की संख्या इधर 1 है। इधर देखते हैं क्लोरीन की संख्या, तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 1 है। यानी कि जितना एटम इधर मौजूद है एक पदार्थ का, उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी मौजूद है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इस तरह के इक्वेशन को कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी यहाँ पर सारे एटम्स रिएक्टेंट के और सारे एटम्स प्रोडक्ट के दोनों सेम और सेम होंगे। अगर नहीं होगा सेम तो ये बैलेंस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखने ही वाले हैं अनबैलेंस के बारे में भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगा, जितना मास इधर वाले का होगा उतना ही मास उधर वाले का भी होगा। आपको याद हो, अगर हमने आपको मास निकालने के एक चार्ट दिया हुआ था आपको कि किस प्रकार से किस तत्व का क्या मास है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का 16 इधर है तो इधर भी देखिए ऑक्सीजन का 16 ही है एटॉमिक मास। आपने सुना होगा नाम ज़रूर इसके बारे में, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन का देखिएगा लगभग 35 के करीब है, तो इधर भी क्लोरीन एक ही है, तो इसका भी 35 ही होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलते हैं आगे की ओर और भी देखते हैं, इस बार अनबैलेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अनबैलेंस वाले में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अनइक्वल अमाउंट में रहेगा ये, ठीक है। अनइक्वल अमाउंट ऑफ एटम ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होंगे। यानी कि एटम ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक हम लोग अभी देखने वाले हैं अनबैलेंस वाले में। देखिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे आपको दिया हुआ H2। हमेशा याद रखिएगा जितने भी गैस होते हैं लगभग सारे गैस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहना पसंद करते हैं, वो एटम के रूप में नहीं रहेंगे। एक से अधिक मिल जाएंगे एटम और वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, उसी रूप में रहना पसंद करते हैं। जनरली वो लोग अपना डुएट फॉर्म करते हैं या ऑक्टेट फॉर्म करते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको हम अगले किसी सेशन में आपको ज़रूर देंगे कि ये ऑक्टेट क्या होता है और डुएट क्या होता है। फ़िलहाल आप इतना ही जानना है। तो ये है हाइड्रोजन गैस और इसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसका, ठीक है। और अगर ये इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप स्वतः जान सकते हैं कि देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। चल सकता है अभी। अब देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट में एटम है उतना ही उस और एटम नहीं है। ऐसे कंडीशनों में क्या होता है, या तो इसको बैलेंस होना होता है, इसमें और इसके एटम जुड़ेंगे आके, नहीं तो ये अपना एक जो है ऑक्सीजन ये इन्वायरमेंट में सतह छोड़ देता है और इसके हाइड्रोजन के 2 ले रहा है, ऑक्सीजन के 1 लेकर ये वाटर बनेगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। 2 कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं, या तो ये अपना एक ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देता है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि वो उसमें कहीं घुल जाएगा, ठीक है। तब इसके पास एक ही ऑक्सीजन बचेंगे और ये इस तरह का फॉर्म करेगा। या तो ये दोनों मिलकर
इस तरह के पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये इसके नेचर पे निर्भर करता है, इस पर आगे चर्चा होगी, ठीक है। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, अगर वो ऑक्सीजन यहाँ मिलता तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ को फॉलो करता, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल हमें बोल जो है, ये भी निकल रहा है हमारे मुंह से साउंड एनर्जी, और ये जाके मिल जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, फिर यही किसी और रूप में हमारे पास आएगा, ठीक है। हो सकता है विंड एनर्जी के रूप में आ जाए हमारे पास, ठीक है। ऐसे ढेर सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएँ होंगी और भी। तो आपको यह समझना है कि अगर यहाँ पर ये ऑक्सीजन मिलता तो फिर दोनों तरफ कंडीशन बराबर होती और ये कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी को फॉलो करता, यानी कि इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दोनों का सेम होता है एटॉमिक मास का, ठीक है। तो ये था बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अभी हम लोगों ने देखा बैलेंसिंग के नेचर पर, ठीक है, कितने तरह के पदार्थ होते हैं, केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आपने नाम सुना होगा, हम कुछ नाम आपके सामने लिखने वाले हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का एक रूप है, यानी केमिकल इक्वेशन बोलिए या रिएक्शन बोलिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एक ही चीज़ है, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले रूप का नाम हम लोगों ने दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इक्वेशन, जो कह लीजिए आप इसको, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं दूसरा सिंथेसिस रिएक्शन। याद रखिएगा नाम इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसका एक और नाम कह सकते हैं कंपोजिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। ऐसे कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए एम जी ले रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हमारे बातों को कनेक्ट करने का प्रयास करना। हम यहाँ पर एस लिख रहे हैं तो अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों एस लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके साथ मिलाते हैं इसको, और यहाँ जी क्यों लिखे हैं ये भी आपको पता चल रहा होगा, एरो क्यों दिए है ये भी पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से बनता है MgO। अभी हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बना है, अगर बैलेंसिंग के नेचर से देखा जाए तो दोनों बैलेंस नहीं है। कैसे पता चला हमें? ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले बैलेंस भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब चेक करते हैं, मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है। अभी हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया है, कंप्लीट रूप से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह का काम करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक ऐसे प्रकार का रिएक्शन या इक्वेशन है जिसमें 2 अलग अलग पदार्थ एक दूसरे के साथ टाई अप करते हैं, मिलते हैं। देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझने का इसको प्रयास करें, ठीक है। ये एक प्रकार का पदार्थ है, ये एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। दूसरा इस प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। और दोनों को हम जब मिलाते हैं तब क्या होता है ये देखना है आपको। तो इस प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। ध्यान से देखेंगे आप इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए दोनों अलग अलग तरीके का पदार्थ था
और दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के साथ मिला तो एक नए पदार्थ का निर्माण किया। यही है कॉम्बिनेशन, मतलब एक साथ आना, मिश्रित होना, एक दूसरे के साथ मिल जाना। मैग्नीशियम एक अलग प्रकार का पदार्थ था, ऑक्सीजन एक अलग प्रकार का पदार्थ था, और दोनों जब मिले तो इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन लगा हुआ है इसलिए ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एक दो देखते हैं इसमें, चलिए एग्जांपल में और देखते हैं। हाइड्रोजन को मिलाते हैं हम किसके साथ में, देखिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर गैस क्यों दिए हम, यहाँ पे दोनों को मिला रहे हैं और इससे बना रहे हैं हम लोग H2O। अभी भी ये बैलेंस नहीं है, तो हमारा काम होगा कि हम इसको पहले क्या कर ले, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने के दृष्टिकोण से देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एक ही है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो अभी फ़िलहाल देखते हैं 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो 2 ही हाइड्रोजन है। हम यहाँ भी 2 लगाते हैं, अब देखते हैं 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 2 जा 4 ये हो गई है। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ 2 है, और यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 है। यानी कि अब हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अभी आपने देखा हाइड्रोजन एक पदार्थ, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ, और दोनों मिलकर क्या बना दिए, वाटर बना दिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको ज़रूर समझे होंगे। अगले टाइप का रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा है, दूसरे प्रकार के रिएक्शन ठीक इसके अपोजिट वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कंपोज हो रहा था, इसमें एक दूसरे के साथ मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर कोई कंपोजिशन की बातें नहीं हो रही है। आप कभी भी दवा वगैरह में देखिएगा लिखा रहेगा कंपोजिशन, उसका मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ डीकम्पोजिशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ डीकम्पोज हो रहा है, यहाँ सब चीज़ अब पदार्थ एक दूसरे से निकल कर भागना चाह रहे हैं। जब ऐसा होता है कि हम लोग का शरीर जब प्राण त्यागता है, हम लोग जब मर जाते हैं, धीरे धीरे करके 12 घंटों के अंदर हमारा शरीर का जो है सारा अंग वो डीकम्पोज अब धीरे धीरे कर शुरू हो जाता है। डीकम्पोज होने का मतलब सारे पदार्थ अभी तक मिले हुए थे, अब धीरे धीरे वो सारे पदार्थ अलग होकर भागना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे शादी में आपके घरों में कई तरह के मेहमान आ जाएंगे, आपके फूफा जी, आपके चाचा जी, आपके नाना जी, आपके दादाजी, सभी चले जाएंगे। और जैसे ही शादी का समय खत्म होगा, बारात सब चले जाएंगे, धीरे धीरे डीकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, सब भागेंगे अपने अपने घर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डीकम्पोजिशन का ही एक उदाहरण है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है ये भी देखना है आपको। तो इसमें एक हम लोग देखते हैं उदाहरण से, इसमें CaCO3 दिया हुआ है अभी हमारे पास में, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, मिला रहे हैं हम, सॉरी इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या निकल रहा है ये देखते हैं, CaO + CO2, ठीक है। यही चीज़ें निकल रही है। यहाँ S है, यहाँ पर G है, ठीक है, और यहाँ पर S है। आप ये समझ रहे होंगे, सॉलिड के लिए दिया गया, सॉलिड के लिए दिया गया है, यहाँ पर गैस के लिए दिया गया है। तो अभी आपने देखा, ठीक इसका उल्टा समझिए, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा था, 2 पदार्थ मिलकर एक हो रहे थे, ठीक है, पति और पत्नी मिलकर एक दाम्पत्य बन रहे थे। यहाँ दोनों में तलाक होना शुरू हो जाएगा, दोनों निकलना एक दूसरे के शुरू कर देंगे। शादी का जब समय आता है, तो जब शादी हो जाती है लोगों की, तो शुरुआत के दिनों में इसी तरह का एक दूसरे के साथ रिलेशन रहता है, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलेंगे पति पत्नी, ऐसा जैसा कि बीच से हवा भी ना जा सके, ठीक है। 2-4 साल 5 साल बाद फिर ये डीकम्पोजिशन वाला जो है सिस्टम शुरू हो जाता है। पत्नी आगे रहती है और पति पीछे से बैग लेकर बेचारा धीरे धीरे थका हुआ सा आता रहता है, ठीक है, वो डीकम्पोजिशन को दिखाता है। या गोद में बच्चे को लेकर आते रहता है, पत्नी एक छोटा सा बैग लटकाए वो चलती रहती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यह शो करने का प्रयास किया गया है कि जब कोई बड़ा पदार्थ होता है, ठीक है, और उसको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वो 2 अलग अलग पदार्थों में बट जाता है। यहाँ 2 अलग अलग मिलकर एक हो रहे थे, यहाँ एक से क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट
और ये टूट रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, O2 लगा हुआ है तो डाइऑक्साइड, O3 रहेगा तो ट्राइऑक्साइड, O4 रहेगा यहाँ पर तो टेट्राऑक्साइड, O5 रहेगा तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग लाइम भी कहते हैं, लाइम यानी चूना, जो आप लोग खैनी सब में मिला के खाते भी हैं। ठीक है, तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अर्थात इसको हम लोग ऐसे फिर से समझ सकते हैं, अगर इसको समझा जाए तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं ज़रा सा। हालांकि हमारा ड्राइंग तो उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाया जा सके। देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझने का प्रयास करेंगे तो इससे ज़रूर आपको निष्कर्ष निकलते हुए दिखाई देगा। पिछले वाले ड्राइंग में देखिए हमने क्या किया था, दोनों पदार्थों को मिलाया था तो दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया था। इसमें देखते हैं दोनों पदार्थ जब मिला हुआ है, कोई एक बड़ा सा एक कंपाउंड है और उसको तोड़ने पर क्या बन रहा है, दो छोटे छोटे कंपाउंड बन रहे हैं, दो छोटे छोटे एलिमेंट भी बन रहे हैं। यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। और भी एक दो उदाहरण देख सकते हैं आप इसमें। जरा सा डस्टर देखा जाए कहाँ है, इस पर रखिए। चलिए और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए इसमें तो बेहतर होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें KClO3 और इसको हम लोग देखेंगे। अभी इसका बन रहा है 2KCl + O2। देखते हैं पहले ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं O3 है, वहाँ पर O2 है, तो इसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको 3 करने का। जैसे ही 3 किए तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या किया जाए भाई, इसको कैसे हम 6 बनाएं। तो अगर यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं तो 2 3 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई है। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम कितनी है, 1, पोटेशियम कितनी है, 1 है, और यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर लगा देते हैं तो अब पोटेशियम की संख्या भी 2 हो गई। क्लोरीन की संख्या देखते हैं तो 2 से क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई हुआ है, यानी क्लोरीन भी 2 है। तो इधर देखते हैं क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन में इसमें देखते हैं तो ये भी 2 हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा ये बैलेंस इक्वेशन हो चुका है। यहाँ पर साइन देने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हीट दिया जा रहा है, तो एक बड़े से कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसको डिकम्पोज करने के लिए। और जब यह टूटता है तो 2 अलग अलग पदार्थों में बंटकर निकल रहा है सामने। ये निकल रहा है पोटेशियम क्लोराइड के रूप में और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था, इस पदार्थ का नाम है पोटेशियम क्लोरेट, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम है। ठीक है, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये Cl सिर्फ लगा हुआ है, क्लोराइड है ये। ठीक है, और ये तो ऑक्सीजन गैस, आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक बड़े पदार्थ को टूटने पर 2 नए छोटे छोटे पदार्थों को बनते हुए देखा है। एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, FeSO4, और ये रिएक्शन कर रहा है, इसमें भी हीट दिया जा रहा है। ठीक है, तब इससे बन रहा है Fe2O3, साथ ही साथ SO2, यहाँ देख लिया जाए इसमें गैस है, प्लस SO3। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि क्या ये बैलेंस है। तो यहाँ देखते हैं कि Fe है, यहाँ पर क्या है, Fe
2 है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर Fe का मतलब हो गया फेरम यानी आयरन हो गया है, तो आयरन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो हम अपने मन से इसमें क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहे हैं। तो 2Fe यानी कि इधर भी 2Fe है, यहाँ भी 2Fe है। अब और पदार्थों को देखते हैं, सल्फ़र की संख्या देखते हैं, तो 2 सल्फ़र है, उधर देखते हैं कितने सल्फ़र है, 1 सल्फ़र और 2 सल्फ़र, हमारा ये बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, 4 2 जा 8 आ रही है, वहाँ देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 3 6 और 2 8, यानी कि हमारा ये बैलेंस है। तो अब देखते हैं ये बड़ा सा जो कंपाउंड है, ये टूटने के बाद क्या होता है, हीट देने पर ये बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखते हैं सबका नाम, यहाँ पर SO4 लगा है, इसको हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। वहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ओ लगा हुआ है इसीलिए फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर O3 है, तो क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगले रिएक्शन के बारे में देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ये देख लेना है, इसको आप पहले फिगर आउट कीजिए तो बेहतर रहेगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रयास कीजिएगा इस फिगर के द्वारा समझने का। हालांकि कोई फिगर हम विशेष रूप से नहीं बना रहे हैं, फिर भी आपको ज़रूर समझ में आएगा, आप इसको कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, और यहाँ पर एक गेस्ट है, पति पत्नी और वो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पति पत्नी का जीवन काफ़ी सुखमय चल रहा था अभी तक, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के द्वारा। लेकिन बीच में भी क्या हो गए कि एक तीसरे प्राणी आ गए जो इनके स्टेटस से काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। कभी कभी ऐसा लाइफ में होता है, खास करके लड़कियों या लड़कों के साथ ऐसा होता है। अब आम जीवन में अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि कभी कभी लड़कियां अपने से अच्छे स्तर वाले जब किसी पुरुष को देखती हैं तो अपने पति से ज़्यादा उनकी ओर उनका झुकाव हो जाता है, या लड़के अपने पत्नी से अच्छे गुण वाली, सुंदरता वाली, क्वालिटी वाली, पैसे वाली लड़कियों को देखते हैं तो उनकी ओर उनका झुकाव हो जाता है। ये नेचर है, आकर्षण हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है। ये जो है 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन बीच में एक वो यानी तीसरा पदार्थ जो आ गया है, ये इसको जीवन को तबाह कर देगा। आप देखिए यहाँ कंडीशन यह है कि इन दोनों पदार्थों में एक पदार्थ ऐसा है जो कि इससे कमज़ोर है। कमज़ोर है कहने का मतलब है कि वो इसकी ओर आकर्षित होगा, और जब आकर्षित होता है तो देखिए क्या हो जाता है, वो और ये मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं और सामने वाले को छोड़ जाते हैं। ये आपको जीवन में सीख लेनी होगी कि जब आप आगे आपका फ्यूचर जब तय कीजिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले दिनों में आप इसी स्टेटस में रहने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा हो जिसकी ओर लोग आकर्षित हो। ये नहीं कि एकदम बुड़बक की तरह रहेंगे तो आपका हाल भी इस रेड कलर वाले प्रजाति के जैसा होगा, आपको भी छोड़ दिया जाएगा समाज से। आपने देखा ही होगा, अभी कई सारे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं कि पत्नी ने पति को छोड़ा, पति ने पत्नी को छोड़ा। यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है। आने वाले समय में इसका उपाय भी हम निकाल के दिखाएंगे, 1 2
मिनट के बाद। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल पहले देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। चलिए इसको देखते हैं। एक दिया हुआ है ZnSO4, ठीक है, सॉरी कॉपर CuSO4, और साथ में इसमें दिया हुआ प्लस Zn, और इसको रिएक्शन सॉल्व होने पर ये हो रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। आप तो समझ ही रहे हैं यहाँ पर AQ देने का हमारा क्या तात्पर्य है, या एक्वस के बारे में दिया हुआ है, बाकी तो आप जान रहे हैं सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। तो आप पाएंगे यहाँ पर एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जब दो मेटल रहेंगे, ये कॉपर मेटल है जिसको हम लोग क्यूप्रम कहते हैं या क्यूप्रस कहते हैं, ये जिंक है, तो आप पाएंगे इसमें कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक। जैसे हमारे जीवन में किसी का स्टेटस क्या होता है, उस तरह का ही मेटल में भी एक कंडीशन होता है कि कौन सा मेटल किस स्टेटस में है। तो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है जिंक, इसी कारण से ये जो SO4 है इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और SO4 और जिंक अपना रिलेशन बना लेता है, ZnSO4 और कॉपर को अलग कर देता है कि जाइए आप अपना ज़िंदगी अलग जिए। तो यही था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें एक ही तरह का एक ही एलिमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है। इसके जगह पर कौन आ गया, जिंक आ गया, और जिंक ने इसको अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, ये था आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके उदाहरण थे। चौथे तरह का हम लोग थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी में चल रहे हैं क्योंकि समय अब ज़्यादा हो रहा है सेशन का। चौथे तरह का इसी का ठीक दूसरा, इसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बस आपको उसी तरह से इमेजिन करना है। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक और मार्कर लाने का प्रयास किया जाए ब्लू कलर का। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आप पहले इसको इक्वेशन से समझे, उसके बाद आप इसको अच्छा हाँ है, थैंक यू। देखिए यहाँ पर एक हम अभी एग्जांपल दिखा रहे हैं, AgNO3। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है और इसके साथ रिएक्शन कर रहा है NaCl। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉरी ये भी एक्वस फॉर्म में ही है, और दोनों के रिएक्शन के बाद बन रहा है AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 दोनों के देख लेते हैं स्टेटस क्या क्या है। ये सॉलिड में है और ये एक्वस में है। देखिए बैलेंस है कि नहीं, पिछले वाले में बैलेंस हम नहीं देखे क्योंकि बैलेंस पहले से था ही। यहाँ भी देख लीजिए बैलेंस है, Ag अर्जेंटेनम। ठीक है, ये नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए ज़रा सा हो क्या रहा है, यहाँ पर जगह चेंज हो रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें कैसा जगह चेंज हो रहा है, दोनों को दोनों मिल रहा है। कभी कभी ऐसा जीवन में आएगा कि अगर आपने सुना होगा समाचार पत्रों में कि फलाने की पत्नी उसको छोड़कर चलेगी और उसने दूसरे की पत्नी से शादी रचा ली। ऐसा होता है, एक दूसरे में डिस्प्लेसमेंट करते हैं लोग। आप अपने घरों में भी कहते होंगे, आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम का नाम, कि आप हमें चावल दीजिए हम आपको आलू देंगे, आप हमको दाल दीजिए हम आपको प्याज देंगे। ऐसे कंडीशन में इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर Ag और Na के साथ में देखिए, तो Ag जो है वो किसके जगह पे चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जा रहा है, और ये जो Na है वो इसके साथ चला रहा है। देखिए ध्यान से, यही हुआ है इसमें। तो AgCl बन गया है यहाँ पे, और यहाँ बना हुआ है NaNO3। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। कभी भी आप NO3 और Na लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग मेटल को पहले लिखते हैं। देखिए मेटल है ये सोडियम, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों का दोनों क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पिछले वाले में हमने देखा था कि एक ही चीज़ डिस्प्ले हुआ था, यहाँ पर इसका चला गया इसके पास, इसका चला गया इसके पास, इस तरह से हमने अदला बदली कर लिया एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिर से फिगर बनाते हैं हम लोग, इसका देखते हैं।
देखिए इसको, आप समझ सकेंगे इसको अच्छे से। तो आपने देखा यहाँ पर अभी कि किस तरह से दोनों का अदला बदली हुआ है, एलिमेंटों का, किस तरह से एटमों का अदला बदली हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर वाला किसके साथ चला गया है, ब्लू वाले के साथ चला गया है, और रेड कलर जो है वो ब्लैक वाले के साथ चला गया। तो इस तरह से हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि दोनों पदार्थों में, यानी ये दोनों कंपाउंड जो है वो दोनों अपने अपने मेटल का अदला बदली किया। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने मेटल का अदला बदली किया है। देखिए यहाँ पर अर्जेंटेनम नाम का मेटल था, यहाँ पर सोडियम नाम का मेटल था, और दोनों ने अपने क्या किए, एक दूसरे से अदला बदली कर लिए। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में और चर्चाएं होंगी विस्तार से। आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे फिर से सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और भी साथ ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको आसान लगा हो, आप इसे आसानी से अपने जीवन में कनेक्ट कर पाए होंगे। तो इस क्लास को आप एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे खाली समय में। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन को भी और भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उससे बढ़ाने का प्रयास करें, और लाइक करें। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।